कैसे बनता है, ठीक है जी। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम लोग देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन हमारे कंपनी का जैसा कि बिजनेस में जब बिजनेस पढ़ रहे थे, अकाउंटेंसी कर रहे थे क्लास 11th में, तो क्या कर रहे थे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता था। ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बनता था, राइट। लेकिन यहाँ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का भी परफॉर्मा चेंज है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का भी परफॉर्मा यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको इसको भी जैसा जैसा दिया है सीक्वेंस वाइज वैसा वैसा माइंड में आपको बिठाना है कि वैसा ही होगा, ठीक है। तो जैसा अभी तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते आए हैं उस तरह से नहीं बनाएंगे और दूसरे तरीके से बनाएंगे। क्यों दूसरे तरीके से बनाएंगे? क्योंकि हमें कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग चलना होगा। उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाया गया है कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द कंपनी 2030 पार्ट 2 शेड्यूल 3 के अनुसार हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 2 शेड्यूल 3, ठीक है। पार्ट 2 शेड्यूल 3, ओके जी। ये दिमाग में रखना, ठीक है। पार्ट 2 है और शेड्यूल 3 है, ओके। तो देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा बनता है यहाँ पे, ओके जी। तो पहले तो आप कॉलम बनाना सीखना है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और करेंट ईयर, फिर प्रीवियस ईयर, ठीक, ओके। पहला क्या है? पहला हमारा है रिवेन्यू। मेन हेडिंग देखिए, मेन हेडिंग हमारा है मेन हेडिंग हमारा है 6, ठीक है। तो हमें 6 मेन हेडिंग याद करने हैं और सब हेडिंग भी कुछ है तो वो भी हमें लर्न करने हैं, ठीक है। तो देखो कि मेन हेडिंग हमारा सबसे पहले क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? रिवेन्यू मीन्स क्या? इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स हमारा जो रोज की एक्टिविटी में चल रहा है ना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम नोट नंबर 1 डाल के दे रहे हैं आपको कि अगर आपको कोई यहाँ तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बहुत ही कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या आएंगे तो उसको हमें क्या दिखाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में आएंगे। नोट नंबर डालोगे ना तो वो 1 नोट नंबर डालो तो 1 नोट नंबर में सारा कुछ शो करोगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल में जो वैल्यू है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से वो वाला लिख दोगे अमाउंट, ठीक है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा कैसे? तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा, नोट नंबर 1 है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? जो हम रिवेन्यू कहाँ से, मीन्स जो हमारे रेगुलर एक्टिविटी से हो रहा है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सामान को बना रहा है, बेच रहा है, वो क्या करेगा? उसका काम क्या है? सामान को बेचना, सामान को बनाना और बेचना, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगी? सामान को बनाएगी और बेचेगी, गुड्स को बनाएगी और बेचेगी, ठीक है। और अगर वहीं पे अगर फाइनेंशियल कंपनी हो गई तो फाइनेंशियल कंपनी क्या गुड्स बनाती है और बेचती है? नहीं, उसका सिर्फ फाइनेंस से मतलब रहता है। तो वो क्या करती है? उसका रेगुलर का एक्टिविटी ये सब क्या हो जाएगा? उसका ये रेगुलर का एक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? ये रेगुलर एक्टिविटी रहेगा कि गुड्स को बनाना और बेचना, ठीक है। तो हमारा तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या हो जाएगा जी कि इनकम फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटीज, इनकम फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटीज, जो भी हम अपने कंपनी में कर रहे हैं, जो भी हम अपने कंपनी में कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वहां से अगर इनकम आ रहा है, मेरा इनकम आ रहा है, तो वो इनकम कैसा हो जाएगा? हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है। वो इनकम कहां से जाएगा? ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, ठीक है। जैसे कि सेल्स, एग्जाम्पल लिख लो, सेल ऑफ गुड्स,
सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। और क्या हो जाएंगे, एक मेन चीज रहता है जो कि लोग सेल करते हैं, सेल ऑफ स्कार्फ, ठीक है। ओके, तो आप अपने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी समझो और देखो कि हमारा अगर मेरा उस चीज का कंपनी है तो मैं क्या करूंगा। आप क्या करोगे, सेल ऑफ गुड्स करोगे, आप सामान को बेचोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, और क्या करोगे, स्कार्फ भी बेचोगे, ठीक है। स्कार्फ बेचोगे, जैसे कूड़ा कचरा ये सब, जैसे आप सामान बना रहे हो रोज के रेगुलर एक्टिविटी में आप सामान कुछ बना रहे हो, उसमें से जो आपका निकल रहा है कचरा, कूड़ा कचरा, स्कार्फ, वो भी आप सेल करते हो। उसको कहाँ रखोगे, उसको भी सेल किया जाता है, ये माइंड में रखो। लोग फेंकते नहीं है, उसको भी सेल करते हैं। कूड़ा कचरा बिकता है ना, तो ये भी बिकता है, ठीक है। तो स्कार्फ भी बिकता है। तो कंपनी क्या कर रही है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस एंड सेल ऑफ स्कार्फ। ये हमारा टोटल हो गया इनकम फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटी, जो हमें रेगुलर एक्टिविटी से इनकम होता है, ठीक है जी, समझ गए। ये आ जाएंगे, ये सारे को मिला के, सपोज सेल ऑफ गुड्स, सर्विस, इसका आप कुछ अमाउंट दिए रहेंगे, तो सारे को प्लस करके ये कहाँ लिखेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इस अमाउंट को यहाँ डाल देंगे, ठीक है, इस अमाउंट को यहाँ डाल देंगे। ओके जी, ये हो गया हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, अगला क्या है, अदर इनकम। अदर इनकम बोले तो अदर इनकम अगर बोलो तो कि अदर इनकम क्या है जी, तो अभी आपने देखा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी हमारा रिवेन्यू हो रहा है रेगुलर एक्टिविटी से। अदर इनकम मीन्स जो भी हमारा इनकम है ना, अदर इनकम तो है, लेकिन हमारा रेगुलर एक्टिविटी से नहीं हो रहा है। इनकम तो हो रहा है बट हमारे रेगुलर एक्टिविटी से नहीं हो रहा है, ठीक है। रेगुलर एक्टिविटी से नहीं हो रहा है मतलब क्या क्या हो सकते हैं, तो हमारे जैसे कि देख लो, जैसे हमारा कोई कंपनी का कोई बिल्डिंग है, वो जाकर के रेंट पे दे दिया, तो वहां से अगर रेंट रिसीव कर रहा है तो वो क्या है, कंपनी का काम वो है क्या कि अपना बिल्डिंग किसी को दो और उसी से इनकम करना है, नहीं। कंपनी का काम तो ये सब है, लेकिन वो रेंट रिसीव कर रही है, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, अदर इनकम में आ जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड में क्या हो जाएंगे, रेंट रिसीव्ड, और क्या हो सकते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड। अगर अपने पैसे कहीं लगाए होंगे तो वहां अगर शेयर में लगाए होंगे तो वहां से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलता है। तो वो उसका काम तो उसको डिविडेंड, ये पूरा का पूरा उसका मेन काम तो है नहीं, लेकिन इसको एक्स्ट्रा में इनकम हो रहा है। डिविडेंड रिसीव हो गया तो उसको एक्स्ट्रा में इनकम हो गया। इंटरेस्ट ऑन रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट उसने किया कहीं, उस पे उसको इंटरेस्ट रिसीव हो गया, क्या, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव किस पे, इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा था, उस पे क्या हो रहा है, उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये भी उसका क्या है, अदर इनकम है। ये उसके रेगुलर एक्टिविटी में नहीं आता है, लेकिन उसको इनकम हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अदर इनकम में हो रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं जी, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, अगर गेन हो गया किस पे, फिक्स्ड एसेट बेचने पे गेन हो गया, तो उसमें क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये सब उसका काम नहीं है, लेकिन उसको इनकम इन सब वो चीज से हो जा रही है, तो ये सब क्या आ जाएगा, अदर इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है जी। तो अभी क्या देखें हम लोग, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स जो हमारे बिजनेस, जो हमारे कंपनी या बिजनेस से जो भी बोल लो, हमारे कंपनी से रिलेटेड इनकम हो रही है, वो हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा। सारा का सारा अदर इनकम में क्या होगा, जो हमारे काम से रिलेटेड नहीं है फिर भी हमें इनकम हो रहा है, तो
हमें क्या हो जाएगा, वो अदर इनकम में हम लिख देंगे। ठीक है, कि ये हमारा धंधा तो नहीं था, लेकिन इसमें से हमें इनकम हो रहा है, इसलिए हम अदर इनकम में वो पैसा डाल रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अब आ जाएगा थर्ड में मेन हेडिंग टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू कैसे निकलेगा, 1 और 2 को प्लस कर दो। रिवेन्यू मीन्स टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेरे बिजनेस से जो रिलेटेड पैसा आया, और इनकम तो हुआ लेकिन बिजनेस के कामों से नहीं हुआ, बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुआ, तो उन दोनों को प्लस कर दो। लेकिन इनकम तो दोनों है, हमारा इनकम तो दोनों है, तो टोटल इनकम कितना हुआ, तो टोटल रिवेन्यू करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 को प्लस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा टोटल रिवेन्यू। ठीक है, टोटल रिवेन्यू निकालेंगे कैसे, टोटल इनकम को प्लस कर दो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, फोर्थ हेडिंग आ जाएगा हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में क्या आ जाएगा जी, मीन्स खर्चे, कितने तरह के खर्चे हैं, तो हमारे खर्चे देख लो आप लोग कितने हैं, 7 तरीके के खर्चे हैं। यहाँ पे बस इनकम और खर्चे की बात है, क्योंकि ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या देखते हैं कि हमारा कहाँ से इनकम हो रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है। ठीक है, हम यही तो चेक करते हैं। तो हमारा इनकम तो देख लिया हम लोगों ने कि इनकम हमारा डेली कहाँ से आ रहा है और इरेगुलर बेसिस पे कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और टोटल रिवेन्यू पता करने के लिए क्या किया, 1 और 2 को प्लस कर दिया। अब खर्चे देखेंगे तो खर्चे में हमारे 7 पॉइंट है, तो हम 7 पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी, ओके। पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का क्या होगा, यहाँ पे मैं नोट नंबर 3 लिख दे रही। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या है, इसके कुछ मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले दिए रहते हैं। फॉर्मूला क्या है उसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो ये हमारा क्वेश्चन में जैसे कि आपको ना एक्सपेंस दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल गुड दिया रहेगा, तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा इसका फॉर्मूला तो ओपनिंग रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपको ये सब अलग अलग दिए रहेंगे कि ओपनिंग बैलेंस का ऐसे करके दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस कुछ अमाउंट दिया रहेगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कुछ अमाउंट दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का कुछ अमाउंट दिया रहेगा। तो आपको ये ढूंढ करके ये अमाउंट को लेना है और इन दोनों को प्लस इसको माइनस, समझ गए, तो ये करना है। ओके, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल मतलब कि आप अपना नया साल स्टार्ट करते हो, कंपनी में नया साल स्टार्ट करते हो, तो पुराने साल का कुछ क्या बच जाता है, आपका कच्चा माल बच जाता है। ठीक है, आप नया साल स्टार्ट कर दो कि नए साल से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम अपना नए तरीके से चलाएंगे, क्योंकि हर साल आपने क्या कर देते हो, हर साल अपना फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट बना लेते हो और फिर नया साल स्टार्ट करते हो। तो पिछले साल का कुछ तो कच्चा माल पड़ा होगा, तो वो सामान अपना सामान बनाने के लिए क्या वो वाला कच्चा माल फेंक दोगे, नहीं, आप इस साल भी वो कच्चे माल को इस्तेमाल करोगे। क्यों, इस साल का गुड बनाने के लिए। ठीक है, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स आज जो खरीदोगे मीन्स इस ईयर में खरीदोगे क्या, रॉ मटेरियल कच्चा माल अपना गुड्स बनाने के लिए, इस साल जो खरीदोगे वो वाला, दोनों को प्लस करोगे मीन्स रॉ मटेरियल को प्लस कर दोगे, चाहे वो पुराना रहे चाहे नया रहे, पुराना वाला नया वाला दोनों प्लस कर दोगे रॉ मटेरियल। और जो क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अब लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, लास्ट में जो आपके गोदाम में बच गया है वो वाला सामान को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका निकल जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मीन्स आपका कॉस्ट कितना लगा पूरा का पूरा। ठीक है, आपका कॉस्ट कितना लगा मटेरियल कंज्यूम करने में। ठीक है, उसका कॉस्ट, उसका लागत कितना लगा वो हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओके। अगला क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड।
ये आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया रहता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। अच्छा एक तो बात तो बताई नहीं, ये सारे को ना सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ सर्विस, इसको क्या कहते हैं, नेट सेल। इसको क्या कहते हैं, नेट सेल। नेट सेल को हमारा यहाँ पे क्या, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट आपको याद है, अब बैलेंस शीट कैसे बनाते थे, बैलेंस शीट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते थे, पहले तो 11th स्टैंडर्ड में कैसे बनाते थे, यहाँ दिखा रही कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते थे कि सारा का सारा खर्चे और यहाँ पे इनकम, खर्च, यहाँ पे एक्सपेंस और यहाँ पे इनकम लिखते थे, राइट। तो इनकम कहाँ से होता था हमारा, नेट सेल से होता था, मीन सेल करके हमारा होता था क्या, सेल करके हमारा क्या होता था, सारा का सारा क्या होता था, इनकम होता था। तो हम और यहाँ पे क्या करते थे, परचेज करते थे, हमारे सामान खरीदते थे, वो खर्चे वगैरह लिखते थे, राइट। हम अपना इस ईयर में क्या करें, खर्चे ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, और परचेज में सामान, हम अपना सामान खरीदे हैं इस ईयर में सामान बनाने के लिए, ठीक है, कच्चा माल खरीदे हैं, तो यहाँ पे सारे खर्चे लिखते थे, लेबर को वेजेस दिए हैं तो वो लिखते थे, सारा का सारा खर्चा इधर लिखते थे, और सेल हमारा इधर लिखते थे। तो ये वाला जो है नेट सेल क्या किया गया है, सेल हमारा क्या लिखा गया है, सेल को ही हमारा नाम दिया गया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से होगा, सेल करके ही तो होता है, सेल करके ही तो हमारा क्या होता है, इनकम होता है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही वही चीज है, ठीक है जी। ओके, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया क्या, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमारा हो जाएगा कि हमने क्या परचेज किया, कितना परचेज किया, जो भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। ओके, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा कि आपने परचेज कितना किया है, क्या किया है। ओके, जैसे कि ये वाला है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज वगैरह लिखे हो ना, तो ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा, ठीक। तो यही होगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सेकेंड में आ जाएगा। थर्ड सब हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा, मतलब थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज मीन्स हमारे इन्वेंट्री में चेंज कितना आया है, किसका, फिनिश्ड गुड का, वर्क इन प्रोग्रेस का एंड स्टॉक इन ट्रेड का, ठीक है। किस चीज का हमारे चेंज कितना आया है, जैसे कि चेंज मीन्स क्या, प्रीवियस ईयर का कुछ अमाउंट दिया रहेगा, इस ईयर का कुछ अमाउंट दिया रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। इसी को कहेंगे चेंज, कि इन दोनों में डिफरेंस जो आया है, यहाँ पे सपोज 3 लाख है, यहाँ 2 लाख है, तो इस चेंज क्या आ गया, 1 लाख आया, 1 लाख हो गया, तो ये क्या हो गया, चेंज इन इन्वेंट्रीज। ओके, तो इन्वेंट्रीज ऑफ किस चीज का, फिनिश्ड गुड का, वर्क इन प्रोग्रेस का, स्टॉक इन ट्रेड का, सारे का अलग अलग रहेगा, ठीक है। सपोज फिनिश्ड गुड का, या ये हो गया हमारा फिनिश्ड गुड, ठीक है, फिनिश्ड गुड का आप अलग निकालोगे, और सपोज यहाँ पे लिखा रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस में, समझ गया ना, कि जो हमारा काम चल रहा है, अभी हमारा काम फिनिश्ड गुड में नहीं बदला है, ठीक है, मीन्स अभी हमारा सामान बन ही रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में भी लगा हुआ है, अभी काम चल रहा है, तो उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और स्टॉक इन ट्रेड मीन्स हमारा सामान क्या है, बिकने के लिए ट्रेड में क्या होता है, खरीदा जाता है किस मोटिव से, बेचने के मोटिव से, ठीक है। तो उसमें कितना है, उसमें कितना चेंज आया है, उस चीज का चेंज हमें बताना है, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज में क्या आ जाएगा, फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो फिनिश्ड गुड का तो आपने निकाला, जिसकी 1 लाख चेंज है, उसी तरह वर्क इन प्रोग्रेस का लिखा रहेगा, 4 लाख है पिछले ईयर का, और इस साल का है 3 लाख, तो चेंज कितना है, 1 लाख, ठीक है। तो ये चेंज हो गया वर्क इन प्रोग्रेस का। उसी तरह क्या करना पड़ेगा आपको, स्टॉक इन ट्रेड का कुछ दिया रहेगा, स्टॉक इन ट्रेड का कुछ दिया रहेगा, 5 लाख पिछले साल का, 4 लाख इस साल का, तो डिफरेंस कितना है, 1 लाख। तो ये हो गया स्टॉक इन ट्रेड का चेंज, ठीक है। तो हर चीज का अलग अलग चेंज निकालोगे, तो आपने क्या निकाला, फिनिश्ड गुड का चेंज 1 लाख, वर्क इन प्रोग्रेस का चेंज 1 लाख, और स्टॉक इन ट्रेड का चेंज 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 3 लाख, ठीक है। तो टोटल 3 लाख आप कहाँ शो करोगे, 3 लाख यहाँ पे शो कर दोगे, ठीक है।
3 लाख आप यहाँ पे शो कर दोगे। ओके, 3 लाख। चेंज इन इन्वेंट्री सबका अलग अलग निकाल के शो करोगे, इस वर्किंग नोट में आप अलग अलग निकालोगे, और फिर 4 में फिनिश्ड गुड, तो मीन्स इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज का निकालने के लिए आप क्या करोगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज का निकालने के लिए फॉर्मूला एक होता है क्या, ओपनिंग स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जैसा कि मैंने बोला ना, ओपनिंग और क्लोजिंग को माइनस किया गया और फिर चेंज निकाला गया, तो हर चीज का अलग अलग, तीनों का, फिनिश्ड गुड का अलग, वर्क इन प्रोग्रेस का अलग, और वर्क इन ट्रेड का अलग, ये तीनों का आप अलग अलग निकाल करके, मीन्स फिनिश्ड गुड का ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री उसका चेंज, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग इन्वेंट्रीज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री उसका चेंज, और वर्क क्या है यहाँ पे, सॉरी ट्रेड इन स्टॉक है ना, ट्रेड इन स्टॉक। ठीक है, ट्रेड इन स्टॉक, TIS, ट्रेड इन स्टॉक का ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री उसका चेंज, और तीनों चेंज को प्लस करके आप क्या शो कर दोगे, यहाँ पे अमाउंट शो कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, डी में क्या है, एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड एक्सपेंस, सॉरी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस मीन्स आप नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो भी खर्चे हुए, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए जो भी खर्चे हुए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस हो जाएगा। तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में आप खुद ही सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या आप खर्चा करोगे एम्प्लॉयज के लिए। सैलरी दोगे, बोनस दोगे, प्रोविडेंट फंड दोगे यानी कि PF, प्रोविडेंट फंड दोगे, और क्या, उन लोग के मेडिकल के लिए कुछ रखोगे, मेडिकल एक्सपेंस, और भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट उन लोग को दोगे, तो वो हो जाएगा हमारा सारा का सारा, मीन्स एम्प्लॉयज के अच्छे के लिए आप जो भी खर्चे कर रहे हो ना, वो सारा का सारा आ जाएगा अमाउंट इसमें। ठीक है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। तो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ दिया रहेगा अमाउंट, तो आपको ढूंढ करके क्या करना होगा, प्लस करना होगा और सारे को लिखना होगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे टोटल। ठीक है जी। अगला क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मीन्स क्या है, फाइनेंस कॉस्ट नाम से पता चल रहा है ना, फाइनेंस कॉस्ट। तो आप जहां भी आप क्या कर रहे हो, जहां आप फाइनेंस के लिए मीन्स पैसे कलेक्ट करने के लिए खर्चे जो हुए ना आपके, वो वाले सारे खर्चे आ जाएंगे इसमें, वो वाले सारे खर्चे आ जाएंगे इसमें, किसमें, फाइनेंस कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट जैसे कि आप पैसे कहीं से कलेक्ट करो, उसमें कुछ खर्चा हो गया, ठीक, तो उसमें हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाइनेंस कॉस्ट बोले तो 6 पॉइंट। यहाँ पे जो आप शेयर पढ़े हो और क्या पढ़े हो, डिवेंचर पढ़े हो, तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे आप, पैसे के लिए क्या करते थे, पैसे कलेक्ट करने का कोशिश करते थे। पैसे कलेक्ट करने में आपको लॉस होते थे ना, हाँ, कैसे, शेयर इशू कर रहे हो तो क्या, शेयर इशू एक्सपेंस होते थे ना, शेयर इशू करते समय आपको खर्चे होते थे। और क्या हो सकते हैं, आपने कहीं से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो क्या हुआ, फाइनेंस की वजह से तो आपने लोन लिया है, पैसा लेने की कोशिश की, उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो फाइनेंस से रिलेटेड है ना आपके लिए, तो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डिवेंचर पढ़े हो आप, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर पे भी तो आप क्या करते थे, इंटरेस्ट पे करते थे, तो वो भी तो आप फाइनेंस का ही तो खर्चा है, आप फाइनेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें खर्चा हो गया, तो ये क्या हो गया, सारा फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट यहाँ जाएगा इस अमाउंट में, ठीक है, ओके। अगला क्या है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन मीन सिंपली समझ लो क्या होता है कि अगर आपका कुछ सामान
आपका कुछ क्या है एसेट्स है, उस पे क्या होता है उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो उस चीज को क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन कहते हैं। अमोर्टाइजेशन क्या कहते हैं कि आपका एसेट्स जो है, लेकिन एसेट्स कैसा है इनटेंजिबल है, जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, पेटेंट राइट हो गया, ये सब क्या हो गया अमोर्टाइजेशन हो गया, इनटेंजिबल हो गया, तो उसका वैल्यू घट रहा है तो क्या हो गया अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन मीन्स टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन मीन्स जो आपका इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है उसका क्या कहते हैं अमोर्टाइजेशन। वो सारे अमाउंट इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, वो हो गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओके, जी में क्या है अदर एक्सपेंस, मीन्स जितने भी आपको इधर खर्चे नहीं दिखे, जो आप इन लोग में खर्चा नहीं लिख सके, वो सारा का सारा खर्चा आप इसमें लिख दो। जैसे कैरेज इनवर्ड, रेंट पेड आपने कर दिया, आपने रेंट पेड कर दिया, या आपके क्या हो गए अदर खर्चे हो गए, आपके खर्चा और क्या हो जाएगा बैड डेट, और क्या हो सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड, सेल ऑफ एसिड्स, और क्या कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, ये क्या अदर एक्सपेंसेस हो गए, मीन्स ये आपके खर्चे। सैंड्री एक्सपेंस कर लो, सैंड्री एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो जितने अदर एक्सपेंस जो आपके इधर नहीं आएगा, जो बच जाएगा खर्चा, सारा का सारा इसमें लिख देना अदर एक्सपेंस में, ठीक है। ओके, अगला काम हमारा क्या है टोटल एक्सपेंस करना, मीन्स सारे जितने खर्चे आपने अभी तक इतना किया कलेक्ट किया, सारे खर्चों को आप एक साथ लिख दो, सारे खर्चों को आप एक साथ लिख दो। उसके बाद 5 में क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मीन्स अब क्या करोगे प्रॉफिट निकाल लोगे। कैसे निकालोगे प्रॉफिट, वो आप निकालोगे कैसे 3 - 4, ये जो 3 टोटल रिवेन्यू, 4 क्या किए, 4 क्या है टोटल एक्सपेंस, 4 क्या है टोटल एक्सपेंस। तो टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस क्या करोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लोगे। उसके बाद हम इनकम टैक्स निकालते हैं, ठीक है। मीन्स इनकम टैक्स वाले भी तो खड़े रहते हैं पैसे लेने के लिए कि भाई प्रॉफिट निकला है पैसे दो, ठीक है, उसमें से इनकम हमारा कुछ दो, इनकम टैक्स वाले खड़े रहते हैं। तो इनकम टैक्स जितना मांगेगा उसको देख करके फिर जितना बचेगा वो फाइनल अमाउंट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो समझ गए।